वेलकम टू एक स्पेशल। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। पाकिस्तान का तकरीबन सारा न्यूज़ फ़्लो, सारा डिस्कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन अमेंडमेंट्स हैं कि हो के नहीं दे रही, पॉलिटिकल कंसेंसस है कि हो के नहीं दे रहा। रातों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन बाहर आके कोई पार्टी भी ये बताने को तैयार नहीं कि पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है, किस बात पे कॉन्फ्लिक्ट है, किस बात पे कंसेंसस है। यहाँ तक कि अगर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जर्नलिस्ट क्वेश्चन करने की कोशिश भी करें तो जवाब ये दिया जाता है कि हमने भी बाल जो हैं वो धूप में सफ़ेद नहीं किए, यानी कि हम जवाब नहीं देंगे। वी नो यू आर ट्राइंग टू गेट आंसर्स। ये लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा काम है सवाल करना, आवाम का हक है कि वो जवाब ले, पार्लियामेंट का पर्पज़ ही यही है। तो वो सारी डेवलपमेंट जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे होनी चाहिए, जो डिबेट हमें टीवी पे नज़र आनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता कमरों में रात के वक्त आपस में सब कुछ हो रहा है, लेन देन वट एवर यू कॉल इट। और क्योंकि ये सब ओपन टू डिस्कशन है, हमारे पास कोई ऑथेंटिक चीज़ें नहीं हैं, इसलिए हाइपोथेटिकली हम भी कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन है, वो एक अजीब ट्रेजेक्ट्री पे चल रहा है। जब उसको किसी चीज़ पे वजाहत चाहिए होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं ज़रा वाज़े कर दें। जब सुप्रीम कोर्ट वजाहत देती है तो दोबारा कहते हैं ज़रा दोबारा वजाहत दे दें। कोई वजाहत उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। तो जितना ज़्यादा हम ये नैरेटिव सुन रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि इदारों का आपस में क्लैश हो, हम चाहते हैं पार्लियामान सुप्रीम रहे, हम चाहते हैं जुडिशरी की भी इज़्ज़त हो, उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। बहरहाल मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है, एनालिसिस है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास तो हो जाएगी, लेकिन ये जिस तरीके से पास हो रही है इस पे क्वेश्चंस रह जाएंगे। इस पे फर्दर डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ जो आज के मेहमान मौजूद हैं, अज़हर सिद्दीक़ साहब मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सैयद हसन मुर्तज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ़ यू फॉर ज्वाइनिंग माई शो टुडे। अज़हर सिद्दीक़ साहब, एक और मुसव्वदा आ गया है, एक लाइन लगी हुई है, और प्रॉब्लम ये है कि उसमें से कोई भी ऑथेंटिक नहीं है, बिकॉज़ वो किसी फॉर्मल तरीके से मीडिया के साथ शेयर नहीं हुआ। तो हम सिर्फ हाइपोथेटिकली ही जहाँ जहाँ से वो लीक हो रहा है अज्यूम कर रहे हैं कि दीज आर द थिंग्स जिनकी बेस पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने जा रही है। अब लेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे मामला आ गया है। आपको लगता है कि इस पे सारे स्टेक होल्डर्स अभी फ़िलहाल जो एग्री कर रहे हैं, कोई कल या परसों में दोबारा बैकआउट नहीं कर जाएगा? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बात बड़ी वाज़ेह है। अभी जो आपने पहले कहा ना कि मुसव्वदा असल फाइनल कोई नहीं, और बात यही हकीकत है। बड़ा इंटेलिजेंटली चीज़ों को क्राफ्ट किया जा रहा है। पहले तो अपना कांटा फेंका जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आ जाए। वो आकर ये पार्लियामेंट में अंदर बैठकर मुसव्वदे पे जब वोटिंग हो, तो उनमें से जो बंदे तोड़े होंगे वो आराम से वोट तोड़ लिए जाएँ। पहले तो ये समझिएगा असल बात जो अभी इस वक़्त बुनियादी तौर पर सेनेट में तो शायद पकड़-दकड़ के मेजॉरिटी हो जाए, नेशनल असेंबली में इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। अब इसका तरीकाकार क्या है? स्पीकर नेशनल असेंबली पहुंचे, अपना इलेक्शन कमीशन जाके वो फैसला करा रहे हैं, और इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद होके सीटें पूरी कर ली जाए। वो भी ख्वाब पूरा ना हो सका। वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है, वो वजाहती बयान आ गया। मैं अभी इंटेलिजेंटली जो देख रहा हूँ ना, काफी चीजें इसमें से साल के तौर पर आर्टिकल 175 ए में जो है ना, वो पार्लियामेंट छा जाएगी। यानी जो हुकूमत वक्त में होगा ना, वो ही जजेस अपनी मर्जी के अपॉइंट कर सकेगा, और कोई कुछ नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? चीफ जस्टिस या 4 सीनियर मोस्ट जजेस 5 लोग होंगे। यहाँ पार्लियामेंट में 4 लोग अलहदा आ गए, एक एडवोकेट आ गया जो पाकिस्तान बार काउंसिल नॉमिनेट करेगी, अटॉर्नी जनरल आ गया, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ आ गया, और एक खातून आ गई जो नॉमिनेट किया है। तो मेजोरिटी जो पार्लियामेंट की होगी, तो ये पार्लियामेंट अपनी मर्जी के जजेस लगाने के लिए। और यही नहीं, एक और अभी तक किसी ने गौर ही नहीं किया, आपका शायद पहला चैनल होगा जिसके सामने ये बात आएगी, और वो बात बड़ी अहम है कि भाई करना क्या है। 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से एक चीफ जस्टिस लगाना है। अच्छा जी, लगाना है। तो अगर में से कोई एक इनकार कर दिया, तो उससे अगला जज आ जाएगा। तो असल छुपी हुई बात इसके अंदर है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को वो जज लगाना चाहते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को जज लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए कोई ना कोई इनमें से इनकार कर देगा। कोई एक इनकार कर दिया, 2 इनकार कर दिया, 3 इनकार कर दिया, तो आगे में से यानी ये पूरा प्री प्लान एजेंडे के तहत काम हो रहा है। यानी सिर्फ
पार्लिमानी कमेटी पे भी हुक्मरानी हो जाएगी पार्लियामेंट के लोगों की, यानी ज्यादा तादाद इन लोगों की है, तो वो अपनी मर्जी के जज ले जाएंगे, चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी वैसे का हो अजहर जाएगा। साहब, हम बात तो इस आईनी तरमीम की कर रहे हैं, 26वीं आईन की, लेकिन तरमीम से हटके भी वैसे पाकिस्तान में जजेस तो मर्ज़ी के ही लगते हैं, और अगर मर्ज़ी के ना होते तो यहाँ तक मामला ना पहुँचता। जुडिशरी इज़ हाईली डिवाइडेड एंड पोलिटिसाइज्ड सिंस सो लॉन्ग नाउ, और वो किसी न किसी शक्ल में पार्टीज़ की एफिलिएशंस और उनकी सपोर्ट हमें उनके फ़ैसलों में रिफ़्लेक्ट करती तो नज़र आ रही है। लेकिन डेफिनेटली आपका आर्गूमेंट अपनी जगह वैलिड है कि इसको क्राफ्ट कैसे किया जा रहा है। हमें अली गौहर बलोच ने भी ज्वाइन कर लिया है PMLN से। हसन मुर्तज़ा साहब, आपकी तरफ आऊँगी। बहुत ही अगर ये कहा जाए कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मसले को बिलावल भुट्टो लीड कर रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। उन्होंने पहले कहा कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था, फिर उन्होंने कहा ये गोलमेल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में हुई थी उसमें ये कायदे आज़म का भी ख्वाब था। अगर वो इतने एडमेंट थे और इतने ड्रिवन थे कि मैंने इस ख्वाब को पूरा करना है, तो फिर वो आईनी बेंच पे क्यों आ गए हैं? फिर कोर्ट के ऊपर उनको पूरा स्टैंड लेना चाहिए, और फिर डिलिब्रेशन जितनी मर्ज़ी लंबी हो, कोशिशें जितनी मर्ज़ी लंबी हो, अगर ये एक ऐसी पोजीशन से स्टैंड लिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है इनटू एन आइडियोलॉजी, तो फिर इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये चीज़ें इस तरह नहीं होती कि उसमें कोई इस तरह का हो जी कि मैंने ये फैसला किया है तो मैंने इसमें लचक कोई नहीं है, और ये कोई इस तरह का भी नहीं है कि हम कोई अपनी आइडियोलॉजी पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेफाक राय के साथ चलने वाली जमात है, और हमने जो भी आइन बनाया वो भी आपके सामने है। फिर उसके बाद जो हमने आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल किया 2008 से 13 तक, उसमें भी आप देख सकते हैं, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी जो नैब लॉज थे जो मुशर्रफ ने बनाए सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए कि वो रहें, लेकिन उस वक्त की जो हमारे दोस्त थे PMLN वाले, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये लॉज हमने ख़त्म नहीं करने, जो बाद में आके उनके भी गले पड़े और उन्हें फिर समझ आई कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है और होती रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। इसमें ये कहना, लोग अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ आके बैठते हैं जब भी कोई लेजिस्लेशन होती है, कोई आईनी तरमीम की बात होती है, तो तमाम लोग अपने नज़रियात और मैनिफेस्टो के साथ आते हैं और फिर उस पे कंप्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं, उस पे लचक भी का मुजाहरा भी करना पड़ता है कि जो क्योंकि ये पॉलिटिकल स्पेस है ना, ये कोई हम किसी भी अल्लाह माफ करे कोई मोर्चे में तो नहीं बैठे हुए कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। इन पॉलिटिकल स्पेस में इतनी ढकी छुपी डिलिब्रेशंस हो रही हैं, माफ कीजिएगा, मुसव्वदे पे मुसव्वदा आ रहा है, हमें भी सिर्फ लीक होता है तो पता चल जाता है कि शायद ये नई चीज़ है। फिर रातों को मीटिंग्स होती हैं, मौलाना के घर रातों को पहुंच जाते हैं। कुछ तो है ना जिसको इतने हिडन वे में किया जा रहा है, जिसको इतनी तेजी से किया जा रहा है, फिर जल्दी क्या है? नहीं, कोई ना जल्दी हो रही है ना हिडन है, वो तमाम स्टेक होल्डर्स से डिस्कस होता है, और उसमें हिडन तो तब हो ना कि बाहर आके किसी ने मीडिया से बात नहीं करनी, किसी ने वो सारे उसे मीडिया से शेयर भी कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा हसन साहब, वो मीडिया से बात करते हुए भी कहते हैं हम इतने कच्चे नहीं हैं कि आप हमें जैसा सवाल थ्रो करेंगे हम उसका जवाब दे देंगे। मैं ऑन अ लाइटर नोट आपको रिमाइंड करा रही हूँ, जो 2 रोज़ पहले रात को बिलावल भुट्टो ने और मौलाना ने बाहर खड़े होकर इकट्ठे उनकी रहायशगाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत कोशिश की जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन करने की, बट दे केप्ट ऑन सेइंग कि हम इतनी आसानी से आपको कुछ नहीं बताएंगे। तो जब कुछ बता नहीं रहे तो फिर हिडन ही हुआ ना। आप देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कबल अज़ वक्त होती हैं, वो कहीं नहीं जा सकती, उस पे तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वो देखने होते हैं। इस तरह किस तरह कह दिया जाए कोई भी चीज़, तो बाकी कभी भी चलिए अली गौहर बलोच साहब नून लीग से, उनको भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। गौहर साहब,
same question to you. अगर सब कुछ in the interest of public, in the interest of the constitution, in the interest of the institutions and parliament and this country हो रहा है, तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अभी तक सब कुछ छुपा हुआ क्यों है, और छुपा हुआ है, ये आप लोग माने या ना माने, अभी तक जो हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं वो हाइपोथेटिकल है. अब सामने आ गया है कि चलें जी आईनी बेंच पे अग्री कर लिया गया है, कम से कम 5 जजेस पे मुश्तमिल होगा, लेकिन आप चाहे इसे आईनी बेंच कहें, आईनी कोर्ट कहें या इसको आईनी डिवीज़न कहें, इट इज़ सर्टनली अ पैरेलल बॉडी. एक पैरेलल बॉडी है जिसके पास सारे आईनी मामला जाएंगे, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा. तो मेरे ख्याल है सिर्फ अल्फाज का ही फ़र्क पड़ रहा है और तो कुछ भी नहीं हो रहा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, एक आपका शुबा है और आप उससे मुंसलिक हैं, सहाफ़त है, और जाहिर है कि आपका काम खबर निकलवाना है, सवाल करना है, और वो आप मतलब है कि अपने जो आपका फील्ड है, आप माशाल्लाह उसमें काफ़ी आपका एक्सपीरियंस भी है. आपने बात ठीक की है कि ये आप इसको आईनी अदालत कह रहे हैं, आईनी बेंच कह लें या आईनी डिवीज़न कह लें, बात बिल्कुल आपकी ठीक है. और ज़ाहिर है कि जब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि अलग अलग अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखती हों और उन्होंने कुछ नकात के ऊपर इकट्ठा होना हो, तो ज़ाहिर है कि जब तक उसमें इत्तफाक राय ना हो जाए तब तक चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सारी इनमेच्योर बातें हैं. वो जब बातें मेच्योर हो जाएंगी तो सबसे पहले वो चीज़ काबीना में पेश होगी. उसका एक तरीका भी यही है, और उस वक्त तक उसको मेरा ख्याल है किसी हद तक कॉन्फिडेंशियल रखना ये उसका तरीक़ाकार मुरवजा तरीक़ाकार के भी मुताबिक है. और जाहिर है कि जब इत्तफाक़ राय हो जाएगा, हाँ बात ये हो रही थी कि ये जनाब हिडन और अचानक और ये क्यों हो रहा है. असल बात ये है कि जिस तरह से जिक्र हुआ कि ये जब मिसाक़ जमहूरियत हुआ था तो उसमें भी ये शिक थी कि आईनी अदालत होगी, तो इसका मतलब है ये उजलत में तो काम नहीं किया जा रहा है. ये एक अरसा दराज से ये बातें मुख्तलिफ पार्टीज़ के दरमियान डिस्कस हो रही थी, और हर वक्त हर चीज़ का एक कोई वक्त होता है. तो आज अगर आइन में तरमीम होने, इससे पहले 18वीं तरमीम भी हुई थी, और जाहिर है कि मैं समझता हूँ कि ये वो पार्लिमान होगी कि जिसको ये क्रेडिट ज़रूर जाएगा कि जिसने इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक मेज़ के ऊपर इकट्ठा किया, उनको इत्तफाक़ राय करवाया. अगरचे मरकज़ में भी इत्तेहादी हुकूमत है और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग हैं, तो उनका किसी चंद पॉइंट्स के ऊपर इकट्ठा होना और उसके लिए एक दूसरे को कन्विंस करना, उसके लिए एक दूसरे से गुफ्तो शनीद करना, ये कोई कर्नल लियाकत की चलाई हुई असम्बली तो है नहीं कि जिसको इशारा होना है तो उसने हाथ खड़े कर देने, इशारा होना तो बैठ देने. ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं. ये अब आप कह रहे हैं, इस वक्त ये एंगल तो किसी के जहन में नहीं है. बात सिर्फ ये हो रही है कि अगर इतना पॉलिटिकल कंसेप्ट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इतना पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट होने तक नौबत आ ही गई है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि फ़ैसलों को लाइव नशर करें, लोग खुद देखें कि किस तरह फ़ैसले होते हैं, तो फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पे इस पे डिलिब्रेशंस हो जाए. प्रॉब्लम तब होती है जब बैठक लग रही हो और मीडिया सिर्फ बाहर खड़ा हो के वेट करे कि आप लोग बाहर आके बताएं कि क्या बात हुई है, और उसमें आप लोग ये कह दें कि भाई हम तो एक दूसरे के एतमाद को ब्रीच नहीं करेंगे, वी कैन नॉट ओपन इट कि क्या डिस्कशन हुई है क्या नहीं हुई. बट आईनी तरमीम इज़ नो जोक. आइन के साथ आप चेंज करने जा रहे हैं, एंड वी डिज़र्व टू नो फ्रॉम द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कि क्या डिबेट हो रही है, कौन उसके फॉर है, कौन अगेंस्ट है, एंड फॉर व्हाट रीजंस. असल में ये बात हो रही है. एक शॉर्ट ब्रेक लूँगी मैं और उसके बाद वापस आके इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन. अजहर सिद्दीक साहब, अदर देन द फैक्ट कि ऑफ कोर्स पर्सन स्पेसिफिक मामलात हैं, ये इसमें मुकम्मल करना चाह रहा हूँ जी. मैं आपके पास वापस आऊँगी, मैं आपके पास वापस आऊंगी. अजहर साहब को भी इन्वॉल्व करें. कर लूँ ना मैं. आपने आखिर में एक पॉइंट उठाया तो वो चलें, आप कर लें, ज़रूर कर लें, ज़रूर. गो अहेड. देखिए, बात आपने ये की कि आपस में मुख्तलिफ पार्टीज बैठी हैं और वो आपस में गुफ्तो शनीद कर रही हैं. जाहिर है कि ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं
جو عوام کا مینڈیٹ لے کر آئیں گے. ان کی پارلیمان کے اندر ایک نمائندگی ہے اور جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کے ووٹ کے ذریعے آئے ہیں, وہ اس چیز کا ووٹ لے کر آئے, اس چیز کا مینڈیٹ لے کر آئے. وہ کسی آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں, وہ کسی قسم کی قانون سازی کر سکتے ہیں. اس یہ سے کوئی تو کسی کو ریفرینڈم تو انکار ہے. نہیں ہے. جی اس سے تو بالکل, آپ کسی کے کو سوال انکار کا نہیں. جواب بھی یہی ہے. اور ظاہر ہے جب ڈبیٹ تک ہونی چاہیے. مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا اتفاق رائے نہ ہو جائے, ایک تجویز پی ایم ایل این کی ہے, ایک پیپلز پارٹی کی ہے, ایک مولانا صاحب کی ہے, دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جب تک ان پر وہ تجاویز ہیں اس وقت تک, جب تک کہ وہ فائنلائز نہیں ہو جاتی, لہذا میڈیا پر وہی چیز آئے گی جو کابینہ میں پیش ہوگی. اور شوڈ اس وی سے پہلے ہوپ تمام عوامی نمائندے جو ہیں وہ شوڈ وی بالکل بیٹھک ہوپ کر رہے کہ ہیں. جب سارے اگری کر جائیں گے تو پارلیمان میں بھی رضا ربانی بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اس پہ ڈیلیبریشن ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے, پیپلز پارٹی کھل کے کہہ رہی ہے, تو کیا ہم امید رکھیں کہ اس کو ہم فلور پہ دیکھیں گے ڈیبیٹ ہوتے ہوئے جب آپ لوگ ایک دفعہ اگری کر جائیں گے؟ تو بالکل ظاہر ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پارلیمان میں پیش ہونے سے پہلے بھی اس پر کافی گفت و شنید ہو رہی ہے, کافی حد تک مشاورت ہو رہی ہے, اور پیش ہونے کے بعد بھی وہاں پر بھی ڈیبیٹ ضرور ہوگی. وہاں لیڈرشپ اور دیگر لوگوں کو بولنے کا موقع ضرور ملے گا وہاں پر. فیئر انف. اظہر صاحب, ادر دین دا فیکٹ, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو سب سے زیادہ جو نام کنٹروورشل ہو رہا تھا وہ چیف جسٹس کا تھا, اینڈ ایوری بڈی واز تھنکنگ کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے اور یہ پرٹیکولر چیف جسٹس جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرتے. ابھی معاملہ اس سے ذرا آگے چلا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے سے ہٹ گیا ہے یہ معاملہ اور کسی اور ڈائریکشن میں ہے کہ ابھی بھی ادھر ہی رینڈرڈ ہے؟ اچھا دیکھیں, فرسٹ آف آل تو ابھی تو وجہ یہ ہے کہ یہ بندے ارینج کر رہے ہیں, بندے ان کے پاس پورے نہیں ہیں, نہ ممبر قومی اسمبلی نہ سینٹ کے حوالے سے. مولانا کو انہوں نے پش کرنے کے لیے یہ پھینکا ہے, لیکن اندر جو ڈرافٹ میری اطلاعات ہے نا, وہ ڈرافٹ یہی ہے کانسٹیٹیوشن کوڈ کے حوالے سے کہ کل اگر ان کے اچھا, پاس آپ کی بندے بھی اطلاعات ہیں, آپ نے بھی کوئی ڈرافٹ دیکھا نہیں ہے؟ نہیں, یہ تو میرے سامنے ہے, 26 ترامیم میں نے سامنے. اور میں اس میں ایک اور بڑی خطرناک ترمیم بتا دوں, جو ہم پرسن اسپیسیفک کہہ رہے ہیں نا, وہ ثبوت آرٹیکل 215 میں تو آگے ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور کمشنر جو بھی ہے نا, یہ اپنا دفتر جب تک نیا نہ اور نیا اپوائنٹ نہیں ہونا, اور یہ اگلے چاہے 3 سال تک کریں, 5 سال تک کریں, 10 سال تک کریں, کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی. یعنی یہ بڑی یعنی اس طرح کی مذاکرہ خیز ہے کہ وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو سیو کرنا ہے. اور میں اگلی بات بتا دوں نا, دیکھیں 2 بار ہمیں پتا تھا کہ چیف جسٹس صاحب اگر یہ جو کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ پہ وکلا نے کھل کے کہہ دیا کہ ہماری لاشوں میں سے جائے گا, ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے, تو ان کے پاس ریمیڈی کیا؟ وکلا باہر بھی نہیں نکلے اظہر صاحب, ٹو بی آنیسٹ, وکلا کہیں نظر بھی نہیں آئے. نہیں دیکھیں, میں پہلے بتاتا ہوں, پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا نا, یہ تو پیپلز پارٹی کو سوچ رہے ہیں, انہوں نے 18ویں ترمیم کے وقت تقریباً 9 مہینے مختلف کمیٹیاں بیٹھی, پبلک کا اوپینین آیا, سٹیک ہولڈر سارے سامنے آئے, اور یہ کمال ہے اس پارلیمان کا. اس پارلیمان میں جتنے قانون بنائے سارے کے سارے چیلنج ہے, اور سارے کے سارے آئینی اختیارات. آج کا جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد تو کوئی ڈاؤٹ رہ نہیں گیا. یعنی جو بات سمجھنے والی میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے 26 کی 26 ترامیم پڑھی ہیں, اور یہ ساری کی ساری ججز کی تعیناتی سے لے کر چیف جسٹس کو نکالنے تک جوڈیشل, یعنی پارلیمان کو اتنا طاقتور کر دیا ہے تو بھئی عدالتیں بند کر دیا. بھئی آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ جج ہماری جج ہماری مرضی کا ہو, اگر ہماری مرضی کا نہ ہو تو اسے نکالنا بھی بڑا آسان کر دیا ہے, پھر اسے نکالنا بھی نہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہر کوئی اپنی مرضی کا جج چاہتا ہے اور اس میں نقصان صرف جوڈیشری کا ہو رہا ہے؟ حسن مرتضیٰ صاحب, کیا پرسن اسپیسیفک نہیں رہا یہ اب, یا ابھی بھی جو اس کا سٹرکچر سامنے آ رہا ہے اس میں بات وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ کس کو اپوائنٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے؟ ایک تو اس بات پہ رسپونڈ کیجیے گا. دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو مستقل وضاحتیں طلب کر رہا ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے, جب وضاحت مل جاتی ہے تو اسے ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتا؟ اس کے بعد ایک اور وضاحت, اس کے بعد پھر قومی اسمبلی سے لیٹر چلا جاتا ہے. مطلب یہ ایک بڑا کلیئر ٹگ آف وار ہے بٹوین دا ٹو, اور ایک سپریم کورٹ ہے اور ایک آئینی ادارہ ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کنٹیمپٹ کی طرف جائے گا اب الیکشن کمیشن ان دی اینڈ؟ دیکھیں, یہ چیزیں جس طرح ابھی اظہر صاحب کہہ رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کو خیال کرنا چاہیے. کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ جس وقت الوی صاحب پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے
रेफरेंस भेजा था वो किसके कहने पे भेजा था? क्या वो पसंद का जज नहीं लगवाना चाहते? दिस इज एग्जैक्टली माय पॉइंट कि अपने अपने वक्त पे सबने मेरी यही यार किया सुने है। ना, तो फिर इतने बासूल बनने की क्या जरूरत है? 2018 का इलेक्शन देख लें, अलवी का वो रेफरेंस भेजना देख लें, अब इतने ही बासूल बन के और ये बात कहनी शुरू कर दें जी कि ये इस तरह हो रहा है, इस तरह हो गया है। आज तक तो अभी 5 मिनट पहले बात हो रही थी कि किसी को मसवदा पता नहीं है, लीकेज होती है, कोई यहाँ से खबर आती है, कोई यहाँ से आती है। जब मसवदा नहीं है तो फिर उस पे इतना पैनिक होने की जरूरत क्या है कि कोई बहुत बड़ा हमला जुडिशरी पे होने जा रहा है? मैं समझता हूँ कि जिस तरह अभी अजहर साहब ने कहा कि ये तो फिर पार्लियामान को सुप्रीम करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो सियासी कारकुन हूँ, मैं पार्लियामान को की सुपरमेसी पे यकीन रखता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि पार्लियामान को मजबूत होना चाहिए। अगर कोई कहता है जुडिशरी को मजबूत होना चाहिए तो वो कह सकता है, हक रखता है, लेकिन एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामान का सुप्रीम होना या उसकी सुपरमेसी को यकीनी बनाना वो ज्यादा अहम है। और जहां तक जुडिशरी की तैनाती का ताल्लुक है तो पूरी दुनिया के अंदर पार्लियामान जजेस अपॉइंट करती है। पूरी दुनिया में गवर्नेंस भी बहुत जबरदस्त है। पूरी दुनिया की एग्जांपल्स ना दें प्लीज। ये कोई किसी के चैम्बर से उठा के जज बना दिया जाता है, कोई किसी के चैम्बर से उठा के बना दिया जाता है। और अगर पार्लियामान कर दे, क्या आप पार्लियामान को बेतौकीर करना चाहते हैं? अगर कोई ये समझता है कि वो पार्लियामान को बेतौकीर करेगा, मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं पार्लियामान का हिस्सा रहा हूँ, मैं नहीं ये बर्दाश्त करूंगा कि कोई कह के एमपीएस या एमएनएस वो 2% के हैं और बाकी सारे तबकात जो हैं वो कोई बड़े ही अजीम और बड़े ही। अच्छा अली गौहर बलोच साहब, चलिए गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। ये किसी तरीके से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं हसन साहब कि आप एक को इज्जत देते रहे और दूसरे को आप जिल्लत और रुसवाई का सामना इसमें इज्जत और रुसवाई की तो बात है ही नहीं। ये तो इदारों ने अपना अपना काम करना है, इट्स एज सिंपल एज दैट। और सुप्रीमेसी की जंग चल रही है, हमें तो यही नजर आ रहा है एक आम आदमी के तौर पे। अली गौहर बलोच साहब, कल मौलाना इतने गुस्से में क्यों थे? क्यों कह रहे थे कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाने की कोशिश की जा रही है, हमारे लोगों को गायब किया जा रहा है? ये क्या मामला है? देखिए, जिस तरह से कि पार्लियामान में मतलब है कानून साजी हुई और जिस तरह से 63A की धज्जियां पिछले दौर में मतलब है कि उड़ाई गई और जो हमजा शहबाज साहब वाला केस था, अब ज़ाहिर है 63A को बड़ी क्लियर कर दिया गया है और उसके बाद कोई भी रुकन जो है उन्होंने भी क्लियर किया था, आपने भी क्लियर किया है, दोनों अपने अपने मुताबिक उसे टेलर मेक किया है। नहीं, वो क्लियर किया और उसका बिल्कुल 63A की असल तशरीह ये है कि कोई भी रुकन अपना, देखे ना, ये तो आइन दोबारा लिखने के मुताबिक है कि एक बंदे ने अपनी राय, अपना वोट इस्तेमाल भी नहीं किया और उसको पहले ही नाअहल करार दे दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल आइन को दोबारा लिखा गया, आइन को बिल्कुल उस तरह उस वक्त भी दोबारा लिखा गया जब मुशर्रफ के वक्त में उसको आइन में तरमीम की इजाजत दे दी गई थी 3 साल के लिए, और वो सारा कुछ वो पार्लियामान के नहीं, वो तो जुडिशरी की तरफ से मतलब है कि इजाजत दी गई थी। तो इससे साबित ये हुआ कि जुडिशरी की तरफ से भी जो आइन है उसका शब खून जरूर मारा जाता रहा और उसकी तारीख गवाह है, और मादी करीब में और मादी दूर में दोनों में इसकी जो है वो मिसालें मिलती हैं। हाँ, अच्छा ये बता दीजिए, मेरे पास टाइम कम है, ये बता दीजिए क्या अगर ये तरमीम पास हो जाती है और इस वक्त आप जो शक्ल देना चाह रहे हैं इस सारे मामले को बेंच की शक्ल में, उसके बाद ये मामलात रुक जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पार्लियामान को अगर हम मुअस्सर करें, पार्लियामान के इदारे को, ज़ाहिर है तमाम इदारे हमारे हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारा आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन हमारा आईनी इदारा है, अगर तमाम इदारे अपनी बाउंड्रीज क्रॉस ना करें, एक कानून असम्बली में पेश ही नहीं होता और उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ जाता है, तो मतलब ये है कि वो आप तो उसका गला दबा देते हैं, उस इदारे के ऊपर ताला लगा देते हैं। अजहर साहब, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू, आपको लग रहा है ये पास हो जाएगी आईनी तरमीम बाय मंडे? क्योंकि बिलावल साहब ने पीर तक का टाइम दिया है। देखिए, मैं दो बातें आपके सामने रख दूं। पहली तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि ये जो आइन की सुपरमेसी या कानून की पार्लियामेंट, ये सब
फ्रॉड है। कोई पार्लियामान की सुपरमेसी की बात नहीं हो रही। यानी अगर उस वक्त किया था तो अब इनके पास टाइम था, ये आकर सारी चीजें अनडू कर सकते थे। इन्होंने कुछ नहीं किया, मुशर्रफ को भी प्रोटेक्शन दी, सारे काम किए, और आज भी किसी की ख्वाहिश पे बैठकर ये काम कर रहे हैं। और ये जो पार्लियामेंट सुपरमेसी का इशू नहीं है, आप किसकी ख्वाहिश पे? एनक्रोच कर रहे हैं, किसकी ख्वाहिश पे कर रहे हैं? एनक्रोच नहीं कर सकते आप। और आपको और ये आईने पाक पूरी दुनिया के अंदर कानून है। यानी इंडिया के अंदर भी ऐसी तरामीम नहीं है, मजाक उड़ रहा है। इंडिया के अंदर दोस्तों के फोन अगर आए हैं जो एडवोकेट्स के, वो तो मजाक उड़ा रहे हैं कि आपकी पार्लियामेंट इस तरह की आईन साजी करने जा रही है, इस तरह की कानून साजी करने जा रही है कि जिससे आप अदलिया की आजादी को टार्निश करने जा रहे हैं। ये सवाल एमएनए एमपीए का नहीं है। एमएनए एमपीए का कानून बनाना है, बनाते रहे। अगर ये करना भी था तो आपने आइन में तमाम को, जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो साहब का आइन 1973 का था, उनको नहीं पता था कि क्या जजेस कैसे तैनात होने हैं, उन्होंने पूरा चलें, किया हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का, अली गौहर बलोच साहब, अजहर साहब और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब। अब कंसेंसस नज़र आ रहा है माइनस पीटीआई, लेकिन सिचुएशन अभी तक इतनी फ्लूइड है कि एक मुसवदा जाता है, दूसरा आता है, और फिर उस मुसवदे को भी डिस्कस करें तो उसमें बहुत लूप होल्स निकलते हैं। लेट्स अज्यूम कि ये लूप होल्स हमें ही लग रहे हैं, और जो लोग इस पे एग्री कर रहे हैं दे आर वेरी क्लियर ऑन इट कि इसके बाद इट वुड बी लेड टू रेस्ट कि जी हमला होता है हर दफ़ा पार्लियामान पे जुडिशरी की तरफ से, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पोलिटिसाइजेशन इदारों की बहुत आसान है, डीपोलिटिसाइज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक टू एक स्पेशल वंस अगेन। और ग्लोबल डेवलपमेंट्स को अगर देखें तो जाहिर है किस तरह हम इग्नोर कर सकते हैं जो कुछ मिडल ईस्ट में चल रहा है। अभी रिसेंटली इस्माइल हानिया की शहादत हुई थी, और उसके बाद हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई, और अब हमास के पॉलिटिकल चीफ़ जो कि इस्माइल हानिया के बाद पॉलिटिकल चीफ़ बने थे, याह्या सिनवर, वो भी एक इस्राएली हमले में शहीद हो गए हैं। एक एक करके रेजिस्टेंस की इन अलामतों को इसराइल ख़त्म कर रहा है, और याह्या सिनवर को तो आइडेंटिफाई करने में भी टाइम लगा। तकरीबन 24 घंटे का वक्त था, जिसमें पहले स्पेकुलेशंस आती रहीं कि शायद उनकी डेथ हो गई है, लेकिन उसके बाद कन्फर्मेशन भी आई। इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जलाल उल फरा, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं गाज़ा के और जर्नलिस्ट भी हैं। जलाल साहब, थैंक यू सो मच, आप हमेशा हमारे लिए टाइम निकालते हैं। ये जो लेटेस्ट killing of Hamas political leader, another political leader, after Ismail Haniya, उससे पहले भी कई हमास के जो लोग हैं उनको टारगेटेड किलिंग कर चुकी है इसराइल की डिफेंस फोर्सेस और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज़। अगर याह्या सिनवर की बात करें तो ये मिलिटेंट हेड थे, और ये इस्माइल हानिया के बाद अपॉइंट हुए थे, और गाज़ा में ही मौजूद थे, जो इस बात का सिंबल है कि ये रेजिस्टेंस फोर्स को मुस्तकिल लीड कर रहे थे। लेकिन जो इनको प्रेजेंट किया जा रहा था और जो एंटिसिपेट किया जा रहा था इनकी अपॉइंटमेंट के बाद से, वो ये था कि ही इज़ पब्लिक एनिमी नंबर 1 ऑफ इज़राइल, और ये इज़राइल के हर अखबार में छपा था जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। और कोई 2 रोज़ कबल वाशिंगटन में जॉन कर्बी, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर सीज़ फायर में कोई रुकावट है तो वो याह्या सिनवर हैं, यानी कि सारा मलबा उन्होंने इन पे डाल दिया। आप किस तरह देख रहे हैं इस टारगेटेड कैंपेन ऑफ आईडीएफ, मैं कहूँगी जो डिफेंस फोर्सेस हैं इसराइल की, उनकी भी, बट इन पर्टिकुलर जो इंटेलिजेंस और स्पाई नेटवर्क है उनको ट्रैक डाउन करके जो बार बार किलिंग्स की हमें इत्तलात आ रही हैं वन आफ्टर अनदर, आप इसे कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। सबसे पहले बात तो ये है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं चंद सेकंड में जनाब मरहूम शहीद याह्या सिनवर के बारे में आपको और आपके नाज़रीन को इनकी ज़िंदगी के बारे में पूरी मैं बताना चाहता हूँ। वो ये है कि ये 1962 में पैदा हुआ खान यूनिस शहर में। एक बड़े इत्तेफाक के बाद खान यूनिस शहर भी मेरा वही है, मेरा पड़ोसी भी है, मेरे और इनके घर के बीच में बड़ा छोटा सा डिस्टेंस पर है। अच्छा, ये याह्या साहब मरहूम शुरू से बाय नेचर जंगजू है। जब से ये जवान हुआ इसराइल की हर मुज़ाहमतों में शरीक होता रहा। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा जो मरहला है याह्या मरहूम साहब की जिंदगी में, वो ये है
کہ इनको भी जेल कर दिया गया है, इसराइल के कैद में भी था, इनको 4 बार उम्र कैद सजा सुनाया गया है, लेकिन वो किसी कैदियों की तबादला की डील में भी रिलीज हुआ. अच्छा, राइट, इसराइल की जेल में 22 साल रहा. ये इंतहाई एक्सपर्ट जंगजू हैं, इंतहाई दिलेर है, बहादुर है. और 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ इसराइल के ऊपर है, ये इसराइल और बल्कि पूरी दुनिया यही कहती है कि इस हमला का मास्टरमाइंड, इस हमला का इंजीनियर वो यही सिनवार है. अच्छा, दूसरी बात आपको ये भी पता चलो, हमने और सारा दुनिया एक चीज पे मुत्तफिक हुआ है, वो ये है, इत्तेफाक किया है, वो ये है, यही सिनवार इसराइल के लिए एक मौत का फरिश्ता था, एक डरावना ख्वाब था, पब्लिक एनिमी नंबर 1. यस, जिसको वो खत्म करना चाहते थे. और मेरे ख्याल में ये जंग जो तवील हुई है, इसकी वजह भी यही है कि नेतन्याहू, इसराइल के जो वजीर आजम है, इसका जिद था कि मैं ये हसनवार को खत्म करके रहूंगा, वरना ये जंग नहीं रुकेगी. जी, अब इतना इम्पॉर्टेंट इनका रोल था, सेंट्रल रोल था, और इनके पीछे कब से सिक्योरिटी एजेंसीज लगी हुई थी कि जब इनकी शहादत हुई है तो उस वक्त जो बाइडन सफ़र कर रहे थे और एयरफोर्स 1 में थे, हवा में थे, उनको उस पर फ़ोन करके बताया गया कि उनकी शहादत हो गई है. इसका मतलब है कि ना सिर्फ ये कि कौन सा बैलिस्टिक सिस्टम, अभी मैं उसकी तरफ भी आती हूँ, कि मिलिटरीली तो इकट्ठे काम कर ही रहे हैं इजराइल और यूएस, लेकिन इनकी असैसिनेशन में भी एक जॉइंट एफर्ट थी और ये एक जॉइंट टारगेट थे यूएस के भी और इजराइल के भी. एक तो इस पे कमेंट करें कि इसके बाद सीज़ फायर एग्रीमेंट की क्या गारंटी है, नंबर 1. नंबर 2, हॉस्टेजेस को छुड़वाने में क्या आपको लगता है कि वाकई नेतन्याहू इंटरेस्टेड हैं? बिकॉज जिस दिन हॉस्टेजेस वापस आ गए उस दिन जंग की वजह नहीं रहेगी, लेकिन जंग की वजह तो अभी भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि पब्लिक एनिमी नंबर 1 याह्या सिनवर को तो आपने असैसिनेट कर दिया है. और लास्ट पॉइंट मेरा ये ले लें कि जो बड़ा लेटेस्ट थर्ड एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो इंस्टॉल किया है, उसकी बैटरी इंस्टॉल की गई है इज़राइल में, ताकि ईरान की तरफ से जो पिछला अटैक आया था उस तरह का एक और अटैक ना आए, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगता है, तो ट्रेनिंग का टाइम उनके पास है नहीं. तो जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनको वहाँ भेज दिया गया है इज़राइल, वो इंस्टॉल भी करेंगे और उसको ऑपरेट भी करेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि बूट्स ऑन द ग्राउंड यूएस के इस वॉर में आ गए हैं. तो क्या अब ये इज़राइल और अमेरिका की मुश्तरका वॉर बन गई है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि मेरे बहन, यह्या सिनवार को असैसिनेट नहीं किया गया है, उसको हम असैसिनेट नहीं कह सकते, क्योंकि वो बॉम्बिंग, यस, मुकाबला के दौरान अपने वर्दी के साथ, अपनी बम और एहतियार के साथ मुकाबला के दौरान उसको शहीद किया गया है. तो असैसिनेशन और मुकाबला में शहीद होने में बड़ा फर्क होता है. नंबर अब आपने जो सवाल किया है अमेरिका और इसराइल की मबैन जो ताउन, जो कोऑपरेट है, सिर्फ अमेरिका नहीं है मोहतरमा, और भी बहुत एजेंसियां हैं जो इसराइल के साथ दे रहे थे, जो मैं इनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ. शायद वो इनमें से कोई हमारे अपने भी अरब है, जो ये शायद आप इस बात को आप नशर करें, आपकी मर्जी ये ना करे, लेकिन शायद किसी और ने. मैं आपकी बात को सिर्फ इस तरह सेकंड करूंगी कि मैं समझ गई हूँ आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही मिसाइल सिस्टम उस मुल्क में भी नस्ब है. तो इसराइल और क्या इसराइल के साथ ताउन जिन्होंने किए हैं, वो बिल्कुल पूरा फलस्तीनी आवाम को पता है किन कौन इनको यह सिनवार को तलाश करने में ताउन किया. जब मैं एक बात आपको, आपके नाज़रीन को बता दूं, अमेरिका इसराइल 375 दिन से 375 दिन 40 किलोमीटर के अंदर गजा का जो पट्टी है वो हमारा 40 किलोमीटर ही पूरा है, वो यह सिनवार को तलाश करना में नाकाम हो चुके हैं. अब ना जो इनकी जो कैदी है हमास की कब्जा में, इनको बाजियाब कराने में भी नाकाम हुए हैं. तो ये मेरे ख्याल में ये महज ये जो भी हुआ है मरहूम यह सिनवार के साथ, ये महज इत्तेफाक था.
महज इत्तेफाक था, टारगेटेड नहीं था। सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब इनको शहीद किया गया है, जब इनके लाश जमीन पे पड़ी थी, तो इनको चेक करने के लिए कि ये वाकई ये हसनवार या नहीं है, आइडेंटिफाई करने में भी अस्पताल इनको मुंतकिल कर दिया गया इसराइल के अंदर है, डीएनए चेक करने के लिए कि ये हसनवार है या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सैंपल जो है, डीएनए का जो सैंपल वो ऑलरेडी इसराइल के पास था, क्योंकि ये हसनवार 22 साल, जैसा मैंने अर्ज किया है, 22 साल इसराइल की जेल में रहे हैं। बिल्कुल। अमेरिका की बात आपने जो की, मैं आखिरी जुमला कहूंगा, देखिए अमेरिका इसराइल के साथ है, हर चीज के साथ है, और आपको ये भी बताता चलूं, सिर्फ यह सनवार नहीं है, यह सनवार के साथ एक और भी बहुत बड़ा जंगजू है, जो यह सनवार का एक सीधा बाजू था, जिनका नाम था महमूद हमदान, वो भी यह साहब के साथ शहीद हुआ है। ये भी बहुत बड़ा बहादुर, बड़ा पुराना जंगजू है। तो अब अगर आप बात करते हैं हम जंग बंदी की, अगर आप इस मौजू पे आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, देखिए जंग बंदी अभी कुछ अरसा पहले की बात है, हम पर उम्मीद थे कि वी वेर वेरी होपफुल कि बस अभी सीज फायर हो जाएगा, लेकिन इसराइल नहीं चाहता सीज फायर। बेंजामिन नेतन्याहू जंग बंद करना नहीं चाहता। मेरी बहन, आज की तारीख में मेरे शहर के अंदर, गजा के अंदर 72 शहीद हो चुके सुबह से, वो बंद नहीं करना चाहता, और उन्होंने बाकायदा इकरार कर चुका है बेंजामिन नेतन्याहू और इनकी जो अस्करी क़यादत है कि हम ये जंग बंद नहीं करेंगे जब तक मुकम्मल हमास का खात्मा नहीं करें, जिसको वो कंप्लीट विक्ट्री कहते हैं। बहुत शुक्रिया जलाल अल फराह, आपने हमें ज्वाइन किया। इस जंग के डायनेमिक्स को अगर देखा जाए तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक शख्स जिसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, इस वक्त ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स, इस वक्त ही इज़ द इंटरनेशनल लॉ, एंड इस वक्त सिर्फ उसके अल्फाज मैटर करते हैं। वो हर किलिंग को एक ट्रॉफी की तरह यूज़ कर रहा है अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए, और क्योंकि एक इजरायली सोसाइटी कम्प्लीटली उसकी बैक पे खड़ी है हॉस्टेजेस को वापस लाने के लिए, तो दे विल कीप ऑन बाइंग वट एवर ही इज़ सेलिंग टू देम। एट द सेम टाइम एक एक करके जो हमास की लीडरशिप की किलिंग हो रही है, जिस तरह ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, यूँ महसूस होता है यूएस की मैसिव इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है। यूँ महसूस होता है कि अगर वो वाकई इतनी तेज़ी से अपने टारगेट्स अचीव किए जा रहे हैं तो फिर वाई वुड दे स्टॉप? इसका मतलब है सीज फायर इज़ अ होक्स। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस किसी तरह रुके, कहीं जाके इस बर्बरियत का ख़ात्मा हो, जेनोसाइड रुके, और फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़, कम से कम ज़िंदा रहने के हकूक़ वापस मिले। आई विल सी यू टुमारो।